अब यहाँ पे हिस्टोरियन टोयनबी जो है वो कुछ एनालिसिस करते हैं कि इज़ इट रियली पॉसिबल कि यहाँ पे एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया और मेडिवल इंडिया स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। तो टोयनबी यहाँ पे एनालाइज़ करते हैं कि कोई भी सिविलाइजेशन जो कोलैप्स है, तो वो कोई भी फॉरेन इन्वेजन की वजह से नहीं होती है यहाँ पे। तो ऑल्दो वो एक ग्रेट कॉज़ हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पे जो कंप्लीट रीज़न नहीं हो सकता। तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि टोयनबी का ये कहना था कि ऑलरेडी जो सिविलाइजेशन है वो हल्के-हल्के रॉट हो रही है और जो इन्वेजन है उसका फाइनल ब्लो है। दैट मीन्स लास्ट नेल इन द कॉफिन है। लेकिन उसके जो रीज़न रिस्पॉन्सिबल हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे सोसाइटी की वजह से हैं या फिर किसी और रीज़न्स की वजह से हैं और जो फाइनली यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट हुआ है वो इन्वेजन्स की वजह से हुआ है। तो उनका ये कहने का मतलब था कि नो फॉरेन इन्वेजन कॉज़ द फॉल ऑफ द ग्रेट सिविलाइजेशंस। तो अब ज़रा देखते हैं कि एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन जो कितनी रिच है वो कैसे डिक्लाइन होना स्टार्ट होती है। तो 11th और 12th सेंचुरीज़ के टाइम पे हम ये बोलते हैं कि फाइनल यहाँ पे जो डिक्लाइनिंग फेज़ था इंडिया का वो स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे और टोयनबी इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं बीच, रैली एंड द राउट फॉर्मूला। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आप में से काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा बीट, रैली और राउट फॉर्मूला यहाँ पे होता क्या है? तो मैंने उसके लिए एक सेपरेट यहाँ पे स्लाइड बना रखी है। तो ज़रा एक बार देख लेते हैं। बीट का मतलब होता है कि भाई आप उस टाइम पे काफ़ी फ्लरिश करोगे। तो हमारी जो एंशिएंट इंडिया सोसाइटी थी, फिलॉसफी, साइंस, लिटरेचर काफ़ी ज़्यादा कल्चर काफ़ी बहुत ही आगे था। तो हमारे इस टाइम पे जो एग्ज़ाम्पल्स आएँगे मौर्यन और दी गुप्ता एम्पायर के पीरियड पे, यानी जो इंडियन सिविलाइज़ेशन थी वो बीट कर रही थी यहाँ पे सभी चीज़ों को, यानी सभी और सिविलाइज़ेशंस को या फिर और ज़्यादा यहाँ पे कल्चर्स की बात करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे रैली, इस्लामिक इन्वेजन और रेसिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे ही महमूद ऑफ गज़नी यहाँ पे जो इन्वेडर है वो यहाँ पे आते हैं और लेटर दिल्ली सल्तनत उसके बाद और इन्वेडर्स यहाँ पे जो आते हैं, सर वो इस्लामिक पावर जो है वो एस्टैब्लिशमेंट करते हैं और फाइनली अपने रूल को एस्टैब्लिश कर लेते हैं। ऑल्दो रेसिस्टेंस किया जाता है, लेकिन फाइनली यहाँ पे जो इस्लामिक रूल है वो एस्टैब्लिश हो जाता है कि हिंदू किंगडम्स जो हैं राजपूत और जो विजयनगर वो रेसिस्ट करते हैं इन्वेडर्स को, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं और फाइनली हमें ये देखने को मिलता है कि जब हम रेसिस्ट नहीं कर पाते तो चीज़ों को हम अडैप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और यही रीज़न है कि भक्ति और सूफी मूवमेंट जो है वो एक ब्लेंडिंग ट्रेडिशंस के तौर पे यहाँ पे इमर्ज होता है। और एक चीज़ और भी है कि मराठास जो हैं यहाँ पे दे राइज़ टू चैलेंज द मुगल डिक्लाइन। अब इस चीज़ का भी एक अपना अलग मतलब है, ज़रा यहाँ पे ही इसको भी देख लेते हैं। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट कि मराठास राइज़ टू द चैलेंज मुगल डिक्लाइन? तो मुगल का डिक्लाइन यहाँ पे कब स्टार्ट हो जाता है? औरंगज़ेब की पॉलिसीज़ की वजह से और उनकी जो स्पेशली डेक्कन कैंपेन है, उसकी वजह से जो एम्पायर है वो काफ़ी वीक हो जाता है और एक तरीके से यहाँ पे कोलैप्स हो जाता है। उसके बाद जो भी लेटर मुगल्स आते हैं, इट जस्ट फॉर द नेम सेक, ठीक है? तो एम्पायर पूरा डाउनग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है 1707 आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगज़ेब। तो रीजनल पावर जो है वो एक-एक करके रेबेल होना स्टार्ट हो जाते हैं और मराठास का यहाँ पे इमर्जेंस होना स्टार्ट हो जाता है शिवाजी और पेशवास के अंडर में। वेरियस कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं यहाँ पे और फाइनली थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा सेटबैक मिलता है यहाँ पे मराठास को। टेम्परेरी सेटबैक मिलता है अगेंस्ट द अहमद शाह अब्दाली, ठीक है ना? तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी देखी थी। लेगेसी क्या है कि भाई एक पोस्ट मुगल्स के बाद वो एक डोमिनेंट पावर बन जाते हैं और ये ब्रिटिश रूल को भी यहाँ पे रेसिस्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि हुआ क्या है यहाँ पे कि भाई रैली का मतलब क्या हुआ इस्लामिक इन्वेजन एंड रेजिस्टेंस एट द सेम टाइम्स और रेजिस्टेंस और एडाप्टेशन की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो बीट हो गया, रैली हो गया और राउट मतलब फाइनली यहाँ पे जो है डेथ ब्लो टू द सिविलाइजेशन जो होता है ब्रिटिश कॉलोनियल डोमिनेशंस, कॉलोनियल रूल एस्टैब्लिश हो जाता है यहाँ पे। क्यों होता है वो इंटरनल डिविजन्स और यहाँ पे जो है इंटरनल डिविजन्स और आपस में जो म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट है उसकी वजह से यहाँ पे एस्टैब्लिश होता है पोस्ट मुगल्स की वजह से, जिसकी वजह से ब्रिटिश पूरा का पूरा यहाँ पे कंट्रोल कर लेते हैं। और यहाँ पे एग्जाम्पल देखने को मिलेगा डिफीट ऑफ द टीपू सुल्तान एंड द एंड ऑफ द मुगल अथॉरिटी 1857। तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। तो ये पूरा का पूरा एक साइक्लिकल स्ट्रगल है और ट्रांसफॉर्मेशन है इंडियन सोसाइटी में जिसको यहाँ पे टोयनबी ने डिफाइन कर रखा है बीट, रैली एंड द राउट फॉर्मूला। तो अब शायद आपको एक थोड़ा-सा क्लैरिफिकेशन आ गया होगा यहाँ पे। तो लीडरशिप फेलियर की बात करेंगे तो कोई भी यहाँ पे दोबारा से जब महमूद ऑफ गज़नी के इन्वेजन यहाँ पे जो हुआ था, उसके बाद जो थोड़ा-सा टाइम मिला था, तो हमें प्रिपेयर करना चाहिए था लेकिन हम नहीं कर पाए। तो लैक ऑफ द प्रॉपर लीडरशिप की वजह से यहाँ पे जो नेक्स्ट टाइम पे क्राइसिस आया है, उसमें भी हम यहाँ पे बिल्कुल ही क्या है, हम क्लूलेस हैं, कैसे हम यहाँ पे चीज़ों को रेसिस्ट करें और एक के बाद चीज़ें फिर कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो टोयनबी का व्यू ये है टर्किश इन्वेजन्स पे कि और जो टर्किश एक्शंस हैं वो डेफिनिटली क्रिमिनल हैं और हीनियस हैं। लेकिन टोयनबी आर्ग्यू करते हैं यहाँ पे इसकी इफेक्टिवनेस जो है इज़ वाज़ लिमिटेड और इंडियन सोसाइटी जो ऑलरेडी यहाँ पे डिक्लाइन में थी और वो यहाँ पे कोलैप्स होने ही वाली थी। बस इसमें यहाँ पे जो प्रोसेस है, एक तरीके से यहाँ पे जो डिक्लाइन ये जो ऑलरेडी चला आ रहा था इसमें कैटलिस्ट कैटलिस्ट मतलब किसी भी एक कोई केमिकल रिएक्शन होती है
तो उसमें केमिकल रिएक्शन के रेट को फ़ास्ट करने के लिए कुछ कैटलिस्ट डाला जाता है और इंडियन सिविलाइज़ेशन ऑलरेडी डिक्लाइन हो रही थी और उसमें कैटलिस्ट का रोल किसने किया? इन इस्लामिक इन्वेडर्स ने किया है कि सिविलाइज़ेशन तो डिक्लाइन हो ही रही थी यहाँ पे एंशिएंट सिविलाइज़ेशन, बस उसको फ़ास्ट पेस कर दिया है, उसको और ज़्यादा यहाँ पे एक तरीके से 2x पे हमने यहाँ पे फास्टिंग प्रोसेस कर दिया है विद द हेल्प ऑफ दिस इस्लामिक इन्वेजन। तो यहाँ पे इसको कंसिडर किया जाता है सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड जो आपने अपने आप ही मारे हैं यहाँ पे और कोई भी चीज़ों को यहाँ पे ठीक नहीं किया है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से टर्किश इन्वेडर्स जो हैं वो इंडिया में एंटर कर पाए और अपने रूल को एस्टैब्लिश कर पाए हैं। और फेटल डिवीजन की बात करें कि जो हाउस ऑफ द हिंदुइज्म वाज डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ ऑलरेडी हम देख चुके हैं और जो राजपूत थे इवन दे हैड नॉट टर्न देयर स्वॉर्ड अगेंस्ट ईच अदर। तो सिचुएशंस थोड़ी अलग होती हैं यहाँ पे कि वो टर्क्स को यहाँ पे हरा पाते और फिर वो अपनी डेस्टिनी के खुद मालिक होते हैं, उसके बाद जैसा वो करते तो यहाँ पे देखा जाता है यहाँ पे, है ना? इसी तरीके से यहाँ पे वर्डिक्ट हो सकता है कि हिंदू सोसाइटीज़ डाउनफॉल वाज़ सुसाइड, ठीक है? एंड दी नॉट असैसिनेशन जैसा कि नहीं हुआ था और जैसा हुआ क्या था कि भाई वो असैसिनेशन तरीके से यहाँ पे चीज़ें आई टर्किश इन्वेडर्स के अंडर में। अगर राज को रेसिस्ट कर सकते थे, तो वो सुसाइड होता, यहाँ पे असैसिनेशन नहीं होता। डिसइंटीग्रेशन की बात करेंगे, तो भाई पॉलिटिकल मिलिट्री स्ट्रक्चर जिसकी वजह से यहाँ पे जो था वो एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन डिक्लाइन देखने को मिलती है और पूरा का पूरा इंडियन जो रिच कल्चर और हेरिटेज था उसको भी यहाँ पे हमको डिके देखने को मिलता है। तो कॉजेज़ ऑफ डिक्लाइन क्या है? तो टोयन भी यहाँ पे यही बोलते हैं कि ना ही क्रिएटिविटी थी और ना ही कोई अच्छी लीडरशिप थी जिसकी वजह से यहाँ पे इंडियन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ है। और स्पेशली यहाँ पे अगर हम सोशल सेक्शन की बात करें जो ब्राह्मण्स थे वो यहाँ पे डोमिनेट कर रहे थे। हिंदू सोशल रिलीजियस लाइफ वो भी काफ़ी एक्सप्लॉइटेटिव था जिसकी वजह से जो पीपल थे उन्होंने भी यहाँ पे अपने रूलर्स को सपोर्ट नहीं किया। और लास्टली हम लीडरशिप फेलियर की बात करेंगे तो ऑलरेडी हम देखते आ चुके हैं कि भाई कोई भी एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप या फिर एक अच्छी लीडरशिप इमर्ज नहीं हो पाई जो यूनाइट कर पाई चीज़ों को अगेंस्ट वन कॉमन एनिमी। तो टोयनबी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो सोशियो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसने अपना क्लेम जो था यहाँ पे सोसाइटी पे मीन्स कोई भी इंस्पिरेशन जो थी कोई भी लीडरशिप क्वालिटी नहीं प्रोवाइड कर पाई जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है वो हमको डाउन टोडन सोसाइटी देखने को मिलती है और यूनाइटेड सोसाइटी नहीं देखने को मिलती है। येट अपनी जो भी विल थी यानी एक तरीके से उनका जो एक्सप्लॉइटेशन था वो तो ज़रूर हो रहा था, लेकिन जो मेन चीज़ यहाँ पे थी इंस्पायर करने की, मोटिवेट करने की अगेंस्ट द कॉमन एनिमी वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो पाई है। और इसीलिए टोयनबी यहाँ पे एक स्टेटमेंट बोलते हैं कि मोस्ट फेटफुल अकरेंस इन द एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशंस हिस्ट्री। अब इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे? इसका मतलब ये है कि अगर ये स्टेटमेंट आ जाती है कि मोस्ट फेटफुल अकरेंस इन द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, इसका मीन्स क्या है? तो भाई एक तो एंशिएंट इंडियन एरा यहाँ पे एंड हो जाता है और इस्लामिक इन्वेजर्स जो है यहाँ पे वो एंड कर देता है, जो भी ऑलरेडी हिंदू बुद्धिस्ट डोमिनेंस था एक तरीके से यहाँ पे, ठीक है? जो भी इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे वो उनकी जो प्रोमिनेंस है वो लॉस्ट हो जाता है और साथ ही साथ ब्रेक भी कर दिया जाता है यहाँ पे। कल्चर का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा हमको। अब हमारे कल्चर से हम इस्लामिक कल्चर को ज़्यादा यहाँ पे एम्फसाइज़ करेंगे। भक्ति और सूफ़ी मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे जो हमारा एंशिएंट वाला रिच हेरिटेज और कल्चर था। पावर में शिफ्ट देखने को मिलेगा कि हिंदू रूलर्स जो थे अब उनको रिप्लेस करके हिंदी सल्तनत और लेटर ऑन मुगल एम्पायर आ जाएगा यहाँ पे। इवन जो रीजनल पावर्स थी राजपूत और विजयनगर एम्पायर वो भी यहाँ पे जो है सर वो फेल्ड हो जाते हैं और उनकी जगह पे यहाँ पे जो है वो सल्तनत एम्पायर्स आ जाएँगे। इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट में भी देखने को मिलेगा कि जो भी हमारी रिच कल्चर, रिच वेल्थ थी, जिसकी वजह से इंडिया को गोल्डन बर्ड बोला जाता था, उसको भी काफ़ी ज़्यादा प्लंडर्ड किया जाएगा और वीक किया जाएगा हमारी इकोनॉमिक सिस्टम को। और कास्ट सिस्टम जो है वो और ज़्यादा रिजिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब एक्सटर्नल थ्रेट आ रहा है, क्योंकि कन्वर्जन किया जा रहा है और कन्वर्जन से प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ रिलिजन को यहाँ पे और कास्टिज़्म को प्रैक्टिस किया जाएगा। तो व्हाई फेथफुल क्यों है? क्योंकि एक परमानेंट शिफ्ट है, एक टेम्परेरी नहीं है, पर